हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि नेक्स्ट डे हमारा कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक जो छोटे छोटे सुंदर आइलैंड हैं उन्हें देखने जाने का था, जिसमें कि रॉस आइलैंड, नॉर्वे आइलैंड प्रमुख हैं। तो सुबह सुबह हम अपनी मोटर बोट का इंतज़ार कर रहे थे। मौसम काफ़ी सुहावना था, हवा चल रही थी। मोटर बोट आने के बाद हम लोग अपनी सीटें लेने के लिए मोटर बोट की तरफ बढ़ चले। हर एक मोटर बोट में लाइफ गार्ड्स रहते हैं। बच्चों को बड़े ध्यान से मोटर बोट में उतारा गया। Everyone was excited to drive through a motorboat. सभी के लिए एक एक लाइफ जैकेट मोटरबोट में पड़ी थी। सभी यात्रीगण को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य था। लाइफ जैकेट पहनने के बाद मोटरबोट अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। समंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद मोटरबोट रॉस आइलैंड पहुंच गई। रॉस आइलैंड एक नेचुरल पिकनिक स्पॉट है जो कि पोर्ट ब्लेयर का सबसे सुंदर छोटा आइलैंड है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है और इस सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप समय देख लें कि कितना सुंदर आइलैंड है, कैसे बड़े बड़े नारियल के पेड़, पूरा आइलैंड साफ सुथरा। छोटा सा आइलैंड होने के कारण हमने डिसाइड किया कि हम पूरा आइलैंड समुंदर के एज तक घूम के देखेंगे। तो हम पैदल ही पूरा आइलैंड घूमने के लिए चल पड़े। वहाँ चलने के लिए रोड्स बनी हुई थी। हम ऑफ द रोड भी जाकर घूमना चाहते थे, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा सुरक्षित जंगल था। तो हम जंगल में घूमने का नज़ारा भी लेना चाहते थे। वहाँ पर पहले से जापानियों के बंकर्स भी बने हुए थे, जो अब पेड़ों की जड़ों से ढक गए थे। बहुत सी पुरानी इमारतें और भी थीं। बड़े बड़े पुराने पेड़। हवा काफ़ी तेज चल रही थी। बच्चे उछल कूद कर रहे थे। Everyone was enjoying the movements. बड़े बड़े नारियल के पेड़ और कई किस्म के पेड़ थे। तो हम जंगल में घूमने लगे। ये आइलैंड इतना सुंदर था कि बच्चे पूरी मस्ती कर रहे थे। इधर उधर हिरन पूरे आइलैंड पर घूम रहे थे। बच्चों को देखकर आश्चर्य हो रहा था। बच्चों को ये आश्चर्य था कि हमने तो हिरन जू में ही देखे हैं। खुले में हिरन देखकर बच्चे उनके पास जाने के लिए ललायत होने लगे। वो चाहते थे कि इन हिरनों से वो फ्रेंडशिप बना लें। हिरन इंसानों के यहाँ आने से शायद उनके आदी हो गए थे, तो वो भी
बिना डर के इंसानों के पास आ रहे थे। हिरणों को अपने और नज़दीक करने के लिए हमें बताया गया कि आप इन्हें ब्रेड का टुकड़ा खिला सकते हैं। तो हमने वहाँ से किसी से ब्रेड का एक टुकड़े का अरेंजमेंट किया। मैं ब्रेड का टुकड़ा हाथ में लेकर हिरण को खिलाने लगा तो हिरण मेरे और नज़दीक आ गया। खतरा महसूस होने पर हिरण अपने सींगों से मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। जब तक मैं हिरण को ब्रेड खिलाता गया वो मेरे पास निश्चिंत खड़ा रहा। इस तरह पूरा आइलैंड हमने करीबन 2 से ढाई घंटे में घूम लिया। आइलैंड इतना सुंदर था कि इसकी यादगार बनाने के लिए हम वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने लगे। इस आइलैंड से जाने का हमारा मन नहीं हो रहा था, लेकिन हमें नेक्स्ट नॉर्वे आइलैंड पे भी जाना था। यहाँ पर के हमने स्कूबा डाइविंग करनी थी। स्कूबा डाइविंग के लिए वहाँ फिक्स्ड प्राइस है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी करवाती है। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड डाइवर से स्कूबा डाइविंग करोगे तो आप थोड़ा पैसा तो बचा लोगे, लेकिन आपकी लाइफ का थ्रेट रहेगा। वहाँ पर पर्सन 3,500 रुपीज़ स्कूबा डाइविंग के लिए लगते हैं। तो फ़ोटो शूट करने के बाद हम अपनी बोट में दोबारा बैठ गए और नॉर्वे आइलैंड की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर हमने स्कूबा डाइविंग के लिए रजिस्टर्ड एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया। कुछ लीगल्स पेपर साइन करने के बाद 15 मिनट की हमारी ट्रेनिंग होनी थी। ट्रेनिंग सकुशल पूरी करने के बाद ही हमें डीप सी में स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया जाना था। तकरीबन ट्रेनिंग होने के बाद सभी ने अपना हाथ खड़ा करके बता दिया कि वी आर रेडी टू गो अ डीप सी फॉर स्कूबा डाइविंग लाइफ्स न्यू एक्सपीरियंस। तो स्कूबा डाइवर के साथ हम डीप सी में स्कूबा डाइविंग के लिए चले गए। स्कूबा डाइविंग इज नॉट अ इजी टास्क। ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाता है कि कैसे आपने सांस लेनी है। नीचे आप बोल नहीं सकते क्योंकि सांस आपने मुंह से लेनी है, और खतरा महसूस होने पर आपने कौन कौन से इशारे करने हैं ताकि आपके साथ गया स्कूबा डाइवर वो समझकर आपको वापस किनारे की तरफ ले चले। इट्स अ डेंजरस बट मोस्ट एंटरटेनिंग एंड enjoyable मोमेंट फॉर अस। समुंदर के नीचे तकरीबन 45 मिनट हमें रहना था। जैसे जैसे हम डीप सी की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे कानों में दबाव महसूस हो रहा था और हल्का हल्का दर्द भी शुरू हो गया था। दिस वॉज अ नॉर्मल थिंग। मछलियाँ अलग अलग रंगों में तैरती हुई एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी, और समुंदर की सतह पर कॉरल्स देखकर हम बहुत खुश हुए। मछलियों के अलावा और भी अनेक
जीव जंतु नीचे थे, उनमें से कुछ जहरीले भी थे। तो स्कूबा डाइवर्स ने हमें सभी खतरों से बचाकर सकुशल वापस किनारे पर लेके जाना था। स्कूबा डाइविंग करते हुए वहाँ जेलीफिश भी तैर रही थी, तो मैंने एक जेलीफिश को अपने हाथ से पकड़ना चाहा तो वो मेरे हाथ पे चिपक गई। डाइवर ने उस जेलीफिश को मेरे हाथ से अलग किया। अंदर पानी की आवाज़ मनोहर लग रही थी। जब तक हम 45 मिनट अंदर रहे, हमें समय का पता ही नहीं चला कि हम 45 मिनट समुंदर के नीचे थे। ये एक ऐसा टास्क था जिसमें आपने अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर एंजॉय करना था। पूरा स्कूबा डाइविंग का समय होने के बाद हम वापस सतह पर आ गए और हम खुश थे कि जैसे हमने जिंदगी की एक जंग जीत ली है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे हम पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। अभी एक जंग और बाकी थी। बच्चे किनारे पर नाराज बैठे थे क्योंकि वो भी स्कूबा डाइविंग करना चाहते थे, जो कि बच्चों के लिए अलाउड नहीं थी। तीनों बच्चे नाराज चल रहे थे। तो अभी समय भी हो रहा था कि हमें वापस जाना था। उससे पहले हमने स्नोरकेलिंग करने के लिए पेमेंट की। स्नोरकेलिंग 300 रुपये पर पर्सन थी। स्नोरकेलिंग में वो हवा से भरी हुई ट्यूब के ज़रिए आपको सी में लेके जाते हैं, जहाँ पर के एक चश्मा आपकी आंखों पर चढ़ा होता है और सांस लेने के लिए एक प्लास्टिक की नली उससे जुड़ी रहती है, जिसे कि आपने मुंह में दबाना होता है और आपको मछलियाँ देखनी होती हैं नीचे मुंह करके। स्नोरकेलिंग करने के बाद समय होने पर हम वापस स्पीड बोट से अपने स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कि हम चले थे वहीं पे वापस आ गए। काफ़ी थक चुके थे सभी लोग और भूख भी काफ़ी लग रही थी। तो इसलिए सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाएंगे। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर हम खाना खाने चले गए। यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली खाना पड़ता है, तकरीबन एक रोटी 25 से 30 रुपए, और अगर आप कोई सब्जी लेते हो तो जितनी आप घर में कटोरी से खाते हो उतनी यहाँ फुल प्लेट का रेट है। रेट काफ़ी हाई था, लेकिन फिर भी खाना काफ़ी अच्छा था। खाना खाने के बाद हम आज का लास्ट पॉइंट डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी का गुरुद्वारा देखने के लिए आ गए। डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी एक देशभक्त थे, जिन्हें के अंग्रेज़ों ने देशभक्ति के कार्य में शामिल होने के कारण सज़ा के रूप में काले पानी की जेल भेज दिया था। सज़ा पूरी होने के बाद डॉक्टर दीवान सिंह यहीं पोर्ट ब्लेयर में बस गए और यहाँ के गरीब आदिवासियों की सेवा और दवा दारू करने लगे। यहाँ के लोग डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी को काफ़ी मानते हैं। उनके नाम पे यहाँ पे एक गुरुद्वारा स्थापित है। पूरा गुरुद्वारा लक्कड़ से बना हुआ था, जो कि लक्कड़ के पिलर पर ही ऊपर दूसरी मंजिल पर था। हमें बताया गया कि जब यहाँ पर 5 से 6 साल पहले सुनामी आई थी तो पूरा पानी भर गया था। गुरुद्वारे के सामने ही डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी का एक पार्क बना हुआ था। तो तकरीबन आज का हमारा समय ख़त्म हो रहा था। हम
वापस अपने होटल की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे हमने आदिवासियों को देखा और एक खतरनाक जंगल को पार करके हम आगे बढ़े।